दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति गंदी है, बहुत खराब है, इसमें कोई नहीं आना चाहता। वास्तव में जन्म से लेकर मृत्यु तक राजनीति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो बेहतर राजनीति के लिए अपना योगदान करें। क्या वास्तव में राजनीति गंदी है? उत्तर में आम आदमी का जवाब होता है हाँ, राजनीति बहुत गंदी है। ये एक दलदल है। इसमें जो एक बार फंस जाता है वो धंसता ही चला जाता है। राजनीति को इतना उपेक्षा, घृणा और नफरत की नजरों से क्यों देखा जाता है? उत्तर साफ है। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, धन बल बाहुबल, दंगा लूट खसोट, धार्मिक उन्माद फैलाकर, जर जोरू जमीन का डर दिखाकर गरीब, दलित, शोषित, वंचित मतदाताओं को पैसा देकर, शराब पिलाकर, झूठे झांसे देकर, थोते सब्जबाग दिखाकर, परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षत्रवाद का जहर घोलकर ग्राम पंचायत के चुनावों से लेकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए सभी इन्हीं का सहारा लेते हैं। इसीलिए राजनीति को गंदा कहा गया है। विंस्टन चर्चिल ने ठीक ही कहा था, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम, इट्स इज अर्नेस्ट बिजनेस। राजनीति कोई खेल नहीं है, ये गंभीर व्यवसाय है। राजनीति के बारे में आजकल ये कहावत प्रचलित है कि राजनीति एक सुरक्षित व्यापार है जिसमें पहले लाखों का इन्वेस्ट किया जाता है और फिर आंखें दिखाकर करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। राजनीति में कौन कब कहां पहुंच जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी अखबारों में आ जाएगा। चोर उच्चकों की कद्र करो, मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। राजनीति गंदी क्यों है, इसे हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। राजनीति में धन बल और बाहुबल का बोलबाला। आजकल एक कहावत प्रचलित है कि चुनाव जीतने के लिए दो ही चीजें आवश्यक होती हैं, आपकी एक जेब में रिवॉल्वर हो और दूसरी जेब में ब्लैंक चेक बुक। आपको दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती। राजनीति में धन बल और बाहुबल को यह कहावत चरितार्थ करती है। राजनीति में बढ़ते धन के प्रयोग ने न केवल आम आदमी को इससे दूर कर दिया है, समाज के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी, जन कल्याणकारी व्यक्ति के पास यदि अकूत धन नहीं है तो वो कभी भी राजनीति की प्रारंभिक दहलीज तक भी नहीं पहुंच सकता, अर्थात वो ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता, सरपंच भी नहीं बन सकता। यहां बाइबल की उक्ति से उलट है। जैसा बाइबल में कहा गया था कि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है, परंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग पाना उससे भी कहीं अधिक मुश्किल। वैसा ही है कि धनी व्यक्ति आसानी से राजनीति में प्रवेश भी कर सकता है और चुनाव भी जीत सकता है, परंतु गरीब आदमी, उसकी प्रारंभिक दहलीज तक पहुंचना भी उसके लिए दूर की कौड़ी है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नजीम जैदी जी ने कहा था कि राजनीति में धन के प्रयोग पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धन के दुरुपयोग से ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा 70 लाख और 28 लाख है, परंतु करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोई हिसाब नहीं है। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश के चुनावों में बाहुबली मुख्तार अब्बास के लड़के अब्बास अंसारी, अमरमणि त्रिपाठी के लड़के अमनमणि त्रिपाठी, अयोध्या से अभय सिंह, जौनपुर से धनंजय सिंह, सैयद राजा सीट से ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह ने चुनाव लड़ा। पैसा बांटकर गरीब मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करवाने पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक ही कहा था कि एक भूखा व्यक्ति कभी भी
अच्छा राजनीतिक सलाहकार नहीं बन सकता। और सही भी है कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। दूसरा बिंदु है राजनीति में जातिवाद, संप्रदायवाद। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार कहा था, भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जगदीश चंद्र जौहरी ने तो यहां तक कहा कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ना है तो उसे अपने जाति और धर्म को साथ लेकर चलना होगा। सभी राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग कर जातिगत आधार पर अपने अपने उम्मीदवार तय करते हैं, भले ही वो अयोग्य हो। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में दलित, यादव, मुस्लिम, जाट, ठाकुर जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके ब्राह्मण विरोधी और गैर ब्राह्मण विरोधी दल हैं। सरकार निर्माण में जाति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हम देखते हैं चाहे कितने भी चुनाव हुए, कितनी ही सरकारें बनी, परंतु पंजाब में हमेशा सीएम सिख ही बनता है। 1977 में पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी तो प्रकाश सिंह बादल सीएम बने। 1992 में कांग्रेस की सरकार बनी तो बेअंत सिंह। 1907 और 1912 में 2007 और 2012 में प्रकाश सिंह बादल, 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने और 2022 में भगवंत मान। सभी सिख सीएम थे। हरियाणा में सरकार कोई भी बना ले, परंतु कभी भी कोई सीएम सिख नहीं बन सकता। चुनावों के समय अक्सर हमने पाया है कि मतदाता जाति के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों को वोट देता है, चुनता है और उन्हें जिताता है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं और चुनाव जीते जाते हैं। तीसरा बिंदु है राजनीति में भाई भतीजावाद। यह पक्षपात का एक रूप है जिसमें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, व्यापार की गतिविधियों में फायदा दिया जाता है। अरस्तु, वल्लुवर और कन्फ्यूशियस सभी ने इसकी आलोचना की। राजनीति में जब एक नेता अथवा शक्तिशाली व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को उचित योग्यता के अभाव में भी उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देता है, भारतीय राजनीति में ये दशकों से चला आ रहा है। भले ही कोई पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता दशकों से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हो, परंतु वो मुंह देखते ही रह जाते हैं। नेताजी के परिवार वाले अथवा उसके रिश्तेदार या फिर उनके दोस्तों को टिकट मिल जाता है, वो राजनीति की असली मलाई खा जाते हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, पार्टी सदस्य अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, जो योग्य होने के बावजूद भी उचित पद और उचित महत्व नहीं पा पाते। इससे न केवल राजनीतिक दल कमजोर होते हैं, अपितु उनका जनाधार भी घटता है और लोकतंत्र भी खतरे में होता है। राजनीति में भाई भतीजावाद दीमक की तरह देश के लोकतंत्र को खा रहा है। हम देखते हैं हरियाणा में जैसे चौटाला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार, बिहार में लालू यादव और उनका परिवार, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, राजस्थान में मदेरणा, मिर्धा, ओला परिवार, देश की राजनीति में गांधी परिवार, जिनमें कई उदाहरण हैं जैसे जयंत चौधरी, पासवान, हेमंत सोरेन, सभी इसी के उदाहरण हैं। केरल के सांसद और कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने देश की राजनीति में बढ़ते भाई भतीजावाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि भाई भतीजावाद की आग देश के लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने में सक्षम होती जा रही है।
देश की राजनीति में फैले भाई भतीजावाद के दुष्परिणाम को हम इन पंक्तियों के आधार पर समझ सकते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अगला बिंदु आता है राजनीति में भ्रष्टाचार। 21 दिसंबर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितने दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गए हैं उतने दुनिया के किसी इतिहास में कहीं नहीं हुए हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी आय का 83% और भारतीय जनता पार्टी ने 65% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किया है, जिसका कोई अता पता नहीं। राजनीतिक दलों में चंदे के नाम पर बड़ी से बड़ी रकम ली जाती है, उनका सोर्स नहीं बताया जाता है, उनका कोई ऑडिट नहीं होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में देश के सभी दल और देश के सभी नेता जोर शोर से काम कर रहे हैं, भले ही अपने आप को पाक साफ सिद्ध करें, लेकिन कभी कोई भी नेता अपनी पार्टी और उसके द्वारा लिए गए चंदों का कोई हिसाब नहीं देता। यह भी देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। और हम जानते हैं यदि कोई 100 रुपये का चंदा देगा तो 1000 रुपये का फायदा जरूर चाहेगा, और ऐसा ही होता है। देश में जो राजनीतिक घोटाले हुए हैं, आर्थिक घोटाले हुए हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है जो 1948 से लेकर 2022 तक अलग अलग रूप में हुए हैं। 1948 का जीप घोटाला, 1951 में मुदगल घोटाला। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समिति गठित की थी, संथानम समिति, जिसने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें बताया था कि पिछले 16 वर्षों में मंत्रियों ने अवैध रूप से बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया था और बहुत सी संपत्ति बना ली थी। 1971 का नागर घोटाला, 1986 का बफोर्स, 1996 का जामुजा रिश्वत कांड घोटाला, 1996 का ही चारा घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। और ये घोटाले कितने बड़े थे, बफोर्स 64 करोड़, यूरिया 133 करोड़, 950 करोड़ का चारा घोटाला, शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़, सत्यम घोटाला 7000 करोड़, स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम 1,67,000 करोड़, कोयला खदान घोटाला 12 लाख करोड़। वास्तव में देश की राजनीति एवं राजनीतिज्ञों की शुचिता, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता को भ्रष्टाचार रूपी दीमक खाता जा रहा है, जिससे न केवल लोकतंत्र कमजोर हो रहा है अपितु राष्ट्र की प्रगति भी धीमी हुई है। वास्तव में इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।